नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। राज्यों के लिए शराब बेचने के क्या मायने हैं, आखिर क्यों खुल रहे हैं शराब के ठेके, इस विषय पर आज चर्चा करने जा रहा हूं। लॉकडाउन 3 में कुछ रियायतें देने का परिणाम यह हुआ कि सोमवार यानी 4 मई को शराब की दुकानों के बाहर लंबी लाइन लगी हुई थी। 4 मई की शाम दिल्ली सरकार ने भी शराब पर 70% स्पेशल कोरोना फीस लगाने का ऐलान कर दिया। इस फीस में यह समझ आता है कि किसी भी राज्य के लिए आबकारी सेवाएं कितनी जरूरी है। राज्य के लिए शराब बनाने और बेचने से राजस्व के बड़े हिस्से की प्राप्ति होती है। आइए समझते हैं कि राज्यों के लिए शराब बेचने के पीछे क्या गणित है। राज्यों की शराब बिक्री से कमाई कैसे होती है। शराब से किसी भी राज्यों को एक अच्छी राशि एक्साइज ड्यूटी के तौर पर मिलती है। हालांकि गुजरात और बिहार ने शराब पर प्रतिबंध लगा दिया है, इसलिए इन दोनों राज्यों के राजस्व में शराब बिक्री का हिस्सा नहीं होता। सामान्य तौर पर राज्य शराब की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री पर एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, लेकिन तमिलनाडु एक्साइज ड्यूटी के साथ वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स भी लगाता है। इसके अलावा राज्य विदेश से आई शराब स्पेशल फीस लगाते हैं, ट्रांसपोर्ट फीस भी लेते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य शराब की बिक्री पर स्पेशल ड्यूटी लगाते हैं। उत्तर प्रदेश ऐसी फीस इसलिए लगाता है ताकि मवेशियों की देखरेख में इस राशि का इस्तेमाल किया जा सके। पिछले सितंबर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट में बताया गया है कि किसी राज्य को शराब की एक्साइज ड्यूटी से 10 से 15% राजस्व आता है। राज्य के खुद के टैक्स रेवेन्यू श्रेणी में एक्साइज ड्यूटी दूसरे या तीसरे नंबर पर आती है। पहले नंबर पर वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी आता है। यही कारण है कि राज्य हमेशा शराब को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने के पक्ष में होते हैं, ताकि राज्य की आमदनी पर असर ना पड़े। शराब पर एक्साइज ड्यूटी में कितना कमाते हैं राज्य। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक 1919-20 में 29 राज्य और दिल्ली के पांडुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों को शराब पर एक्साइज ड्यूटी में कुल 1,75,501 करोड़ रुपए का बजट बना था। यह पिछले साल 2018-19 के तुलना में 16% ज़्यादा था। 2018 के औसतन हर राज्य में एक्साइज ड्यूटी ने से हर महीने में 12,500 करोड़ रुपए इकट्ठा किए, जो 2019-20 में बढ़कर 15,000 करोड़ रुपए मासिक हो गए। लेकिन कोरोना वायरस के पहले इस साल 15,000 करोड़ रुपए मासिक आय की उम्मीद लगाई गई थी। उत्तर प्रदेश सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि पिछले वित्तीय साल में राज्य ने शराब पर एक्साइज ड्यूटी से 2,500 करोड़ रुपए कमाए थे और इस साल कमाई की उम्मीद 3,000 करोड़ रुपए थी। किस राज्य में सबसे ज्यादा कमाई होती है। 2018-19 के वित्तीय साल के मुताबिक देश के जिन 5 राज्यों का सबसे ज्यादा राजस्व बना था, उसमें उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तेलंगाना शामिल है। उत्तर प्रदेश की ज्यादा कमाई के पीछे कारण है कि राज्य सरकार पर केवल एक्साइज ड्यूटी लगाता है। उत्तर प्रदेश की कमाई 25,100 करोड़ रुपए, कर्नाटक 19,750 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र 15,353 करोड़ रुपए, पश्चिम बंगाल 10,554 करोड़ रुपए, तेलंगाना 10,313 करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश अलग से वैट नहीं लगाता है, जैसे तमिलनाडु अलग से शराब पर वैट लगाता है, इसलिए राज्य का वैट कलेक्शन एक्साइज ड्यूटी में नहीं दिखाता है। बिहार और गुजरात में शराब पर प्रतिबंध है, इसलिए 2018-19 और 2019-20 में बिहार को शराब से कोई कमाई नहीं हुई। गुजरात के शराब की एक्साइज ड्यूटी की कमाई बहुत ही कम होती है। आंध्र प्रदेश ने भी पिछले साल शराब पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया था, लेकिन 4 मई
से प्रदेश में शराब बेचने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि आंध्र प्रदेश शराब पर अलग से प्रतिबंध टैक्स लेता है। राज्यों के लिए राजस्व के क्या स्रोत हैं? मोटे तौर पर राज्यों के लिए राजस्व के दो स्रोत होते हैं, एक टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। कर राजस्व को दो भागों में बांटा गया है, एक राज्य का अपना टैक्स रेवेन्यू और दूसरा केंद्रीय करों में हिस्सा। अब राज्यों को अपने टैक्स रेवेन्यू को 3 श्रेणी में रखा गया है। आय पर लगने वाला कर, इसमें कृषि आय टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, व्यापार पर टैक्स, कॉलिंग और रोजगार पर टैक्स शामिल है। संपत्ति और पूंजी के लेन देन पर टैक्स, इसमें भूमि राजस्व, स्टाम्प, रजिस्ट्रेशन फी और शहरी अचल संपत्ति टैक्स शामिल है। कमोडिटी और सेवाओं पर कर, इसमें सेल टैक्स, वैट, केंद्रीय बिक्री कर की सरचार्ज, टर्नओवर टैक्स की रसीदें, अन्य रसीदें, राज्य एक्साइज, वाहनों पर कर, वस्तु या यात्री पर कर, बिजली पर ड्यूटी और कर, मनोरंजन कर, राज्य जीएसटी और दूसरे कर शामिल हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 1919-20 में किसी राज्य को अपने टैक्स रेवेन्यू में सबसे ज़्यादा हिस्सा राज्य जीएसटी का रहा, जो कि 43.5% था। इसके बाद 23.5% का बिक्री कर, जिसमें मुख्य तौर पर पेट्रोल शामिल है। इसके बाद राज्य एक्साइज ड्यूटी का 12.5% योगदान और संपत्ति और पूंजी के लेन देन में 11.3% का योगदान रहा। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। तमसो मा ज्योतिर्गमय विद्योर्मामृतं गमय आविराविर्मयेधि रुद्रते दक्षिणामुखं देहो मां पाहि नित्यं रुद्रते दक्षिणामुखं देहो मां पाहि नित्यं। हरि ओम। ছোটোবেলায় একটা কবিতা পড়েছিলাম, কবির নাম ভুলে গেছি। কবিতাটা এরকম ছিল যে নর্দমার মধ্যে বাচ্চারা রামধনু খুঁজে পায়, যখন বড়রা দেখি একটা নর্দমা বয়ে যাচ্ছে তাতে কত নোংরা পড়ে রয়েছে। তো আমাদের মধ্যে কিছু মানুষ আছেন যারা বাচ্চাই রয়ে যান, তারা সব সময় কল্পনা করেন যে একটা দেশকে বদলানো যায়। একটা চিন্তাধারা আমার মধ্যে অনেক দিন ধরেই কাজ করছিল যে মন্দিরের সঙ্গে সোশ্যালিজমের যোগাযোগটা কোথায়। তান্ত্রিকরা কি এমন কোনো অনুষ্ঠান করবেন যেখানে কম্বল দান হবে, বস্ত্র দান হবে, মনন বলে একটি সংস্থা তাদের সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে, ডক্টররা আসবেন হিন্দোল থেকে, তারা সেখানকার রুগীদের দেখবেন, এবং মায়েরা যারা কম্বল নিতে আসবেন তারা ভারতবর্ষের আওয়াজ হয়ে উঠতে পারেন। শহরের মায়েরা এরকম অনুষ্ঠান দেখবেন, যে অনুষ্ঠানে তারা দেখতে পাবেন যে ভারতবর্ষের মায়েরা উঠে দাঁড়াচ্ছেন, গ্রামের মায়েদের আওয়াজ শহরের মায়েরা শুনতে পাচ্ছেন, শহরের আওয়াজ গ্রামের মায়েরা শুনতে পাচ্ছেন। শহরের একটা বড় বিল্ডিংয়ে যেখানে 800-900টা ফ্ল্যাট রয়েছে সেখানকার মায়েরা ডোনেশন দিচ্ছেন, সেই ডোনেশন চলে যাচ্ছে গ্রামে। অসাধারণভাবে মন্দিরের ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে চেঞ্জ হয়ে যাবে, আজানের বাণীতে চেঞ্জ হয়ে যাবে, চার্চের বেলে চেঞ্জ হয়ে যাবে। এমনই একটা স্বপ্ন ছিল যে একদিন এমন একটা জায়গায় যাব যেটা মানুষ আমাকে নিয়ে যাবে। ভাবনামুখের এই অনুষ্ঠান করতে করতে মায়েদের ব্যাংক, ইউথদের ব্যাংক, সবার জন্য ব্যাংক, প্রবলেমকে সলিউশন করার জন্য ব্যাংক, তারাপীঠ আমার ডাক পড়লো। অরুণজির সঙ্গে সিপিডিআর নিয়ে 6 মাস ধরে কাজ করছি যে একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করুন, সব কটা স্টেশন ভিত্তিক একটা করে সোশ্যাল অ্যাকাউন্ট হোক, যেখানে সেখানকার সর্বসাধারণ, মানে সেখানকার চেয়ারম্যানও, কাউন্সিলরও, এমএলএও, এমপিও এবং সাধারণ সিটিজেনরা সবাই ডোনেট করতে পারবে। তাহলে 20% চলে যাবে দেশের ডেভেলপমেন্টের জন্যে।
তার মানে আমরা গভর্নমেন্টকে ইনক্লুসিভ করে ভাবতে শুরু করব, গভর্নমেন্টের দোষ ধরা নয়। 10% চলে যাবে সেই জায়গায় বেতন দেওয়ার জন্যে, এবং 70% টাকা চলে যাবে চাষিদের পাশে দাঁড়ানোর জন্যে, মা বাবার পাশে দাঁড়ানোর জন্য যারা এজেড, ইনক্লুডিং আমার মা। এটা বলতে কোনো রকম লজ্জা নেই। যখন আমি ভাবতে শুরু করেছি, যদি আপনি বাড়ির থেকে কাজই না শুরু করতে পারেন তাহলে আপনার হক কোথায় আর দমটা কোথায়? অনেকে বলেন আমাদের তো প্রচুর পয়সা, কি করব? তাহলে গভর্নমেন্টের মেশিনারি ইউজ করবেন না। আপনার যত পয়সাই থাক সিস্টেমে এসে যদি একটি সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে পারেন তাহলে আপনি বড় লোক।